हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि हमारी जो क्लास है बाल विकास की अवस्थाएं क्लास की बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको कराया था। तो आज बाल विकास की अवस्थाएं की अति लघुत्तरी प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। एक बगल आइकन होगा, बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। आप हमारे इस छोटे से परिवार में जुड़ करके आप भी हमें आनंदित महसूस करवाइए। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अति लघुत्तरी प्रश्न में। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पूछ रहा है कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, एक तो जन्म से पूर्व की होती है और एक जन्म के पश्चात की होती है। एक जन्म के पूर्व होती है, एक जन्म के पश्चात होती है। तो जन्म से पूर्व जो होती है, एक डिम्बावस्था होती है। क्या होती है? डिम्बावस्था होती है। जो डिम्बावस्था होती है वो 0 से 2 सप्ताह तक होती है। कितनी होती है? 0 से 2 सप्ताह। डिम्बावस्था के बाद आती है पिंडावस्था। पिंडावस्था जो होती है वो 2 सप्ताह से 5 सप्ताह तक होती है। और पिंडावस्था के बाद जो होती है वो भ्रूणावस्था होती है। जो भ्रूणावस्था होती है वो 9 सप्ताह से लेकर के जन्म तक होती है। जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता है तब तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहा जाता है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। तो अब क्या है, ये तो जन्म से पूर्व की बात थी। लेकिन जन्म के पश्चात यानी बालक जब जन्म ले लेता है उसके बाद की क्या बात होती है इसमें। अब सारी कहानी इसी में है। तो क्या है, जन्म के बाद वाली जो कहानी है, जैसे कि पहला क्या होता है हमारे पास, पहला होता है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं पे 0 से यानी जन्म से 3 वर्ष तक की भी लिखा रहता है। और इसी में एक होता है स्कूल पूर्वावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है ना। तो इसी को मिला करके, इन दोनों को मिला करके लगभग लगभग 0 से 3 या 0 से 6 या 3 से 6 वर्ष तक कहा जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास बाल्यावस्था। क्या आ जाता है? हमारे पास आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था हमारा क्या है? बाल्यावस्था जो हमारा होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 से 12 वर्ष। यानी बालक तब तक चीजों को जानने समझने, मतलब बहुत सारी चीजों को समझ सकता है बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व बाल्यावस्था होता है और एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। ठीक। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इसी में पार्ट जो है वो होता है किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था। जो कि 13 से लगभग लगभग, इसमें 21 वर्ष बता दिया है, पर 13 से 18 साल तक होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। तो आपको मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा शैशवावस्था होता है, मैं आपको इधर बताता हूँ। जो हमारा शैशवावस्था होता है यानी जो शुरू का अवस्था होता है वो 0 से लेकर के 3 तक मान के चलिए आप। ठीक है ना। ये होता है आपका शैशवावस्था। क्या होता है? शैशवावस्था। अब उसके बाद जो हमारी होती है वो हमारा होता है 3 से 6 वर्ष। क्या होता है? तीन से, जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा 3 से 6 वर्ष। लगभग 3 से 6 वर्ष। ठीक। और फिर उसके बाद जो होता है, यानी ये दोनों मिला करके शैशवावस्था और स्कूल पूर्व अवस्था, यानी इन 0 से 3 और 3 से 6, इसी को शैशवावस्था भी कहते हैं एक बात में कहा जाए तो। उसके बाद जो हमारी बात आती है सेकेंड, वो होती है हमारी सेकेंड बात 6 से लेकर के 12 वर्ष तक कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं 13 वर्ष तक रहता है, जिसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है 12 से लेकर के या 13 से लेकर के लगभग लगभग 18 वर्ष तक की जो कहानी होती है वो हमारी किशोरावस्था की हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कह रहा है कि बाल्यावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप कई सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती है, पहली विशेषताओं में आप ये लिख सकते हैं, वैचारिक क्रिया की अवस्था हो जाती है उनमें, और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। सुने हो ना, स्थूल से मूर्त तक, मूर्त से अमूर्त तक। तो जो उनके पास होता है ना स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, वो उनके पास हो जाता है। ये इनकी 2 विशेषताएं हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें जो शिक्षा है वो किस प्रकार से प्रभावी है। तो क्या कहना चाहता है, शिक्षा
व्यक्ति के सभी पहलुओं के विकास में मदद करती है। जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के सभी पहलुओं में मदद करती है, चाहे वह मानसिक हो या भावात्मक हो या शारीरिक हो, सामाजिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, यानी हर जगह पर जो शिक्षा होती है वो हर एक व्यक्ति का मदद करती है। इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। इसलिए शिक्षा जो होती है वो हर एक पहलुओं पर मदद करती है, वो चाहे मानसिक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे शारीरिक, सामाजिक, कुछ भी हो, शिक्षा हर जगह उपयोगी है। तो क्या कहता है, विकास के इन सभी पहलुओं के माध्यम से ही व्यक्ति का भी विकास होता है। जब इन सब पहलुओं का व्यक्ति का विकास होता है तो इसी के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक जो होता है उसी के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व का भी विकास होता है। अतः स्वस्थ समाज एवं व्यक्ति के विकास में शिक्षा का अहम योगदान है। ठीक, तो शिक्षा का बहुत ही अहम योगदान है व्यक्तित्व विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिख दीजिए आप। टर्मन के अनुसार कहता है व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो बुद्धि की एक परिभाषा है, टर्मन ने क्या बोला, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो जो शैशवावस्था होती है भाई, उसमें बालक एकदम छोटा होता है, तो विशेषताओं पे वो दूसरों पर निर्भरता रहता है उसका, वो अपने माँ पे निर्भर होता है कि माँ जब दूध पिलाएगी या कोई उसको गोद में उठाएगा या कोई उससे बात करने की चेष्टा करेगा, तो वो मतलब कुल मिला जुला करके ये जो अवस्थाएं होती है वो दूसरों पर निर्भर होती है। और मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होता है, मूल परिवर्तन क्या होता है, व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। समायोजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में आया भी है। ठीक है, तो समायोजन क्या है, जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मतुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। बस इतना लिखना है आपको आंसर में, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। पूरा का पूरा प्रश्न का जो उत्तर देना है इतना ही देना है आपको, इसका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी में गेट्स एवं अन्य के अनुसार कुछ लोग दार्शनिक हुए जिन्होंने ये इस बातों को कहा भी कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, इसी को समायोजन कहते हैं। ठीक है, यानी फाइनली मिला जुला करके जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, यानी जैसे हमारी आवश्यकताएं हैं अभी पढ़ने की, क्योंकि हमारा पेपर है, क्योंकि हमारा क्या है, पेपर है, तो ये प्रकार से ये क्या है, हमारा एक समायोजन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिख दीजिए। डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के समायोजन में अभिव्यक्त होता है। क्या कहते हैं भाई डेसिल, डेसिल कहते हैं व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है, यानी जो व्यक्तित्व होता है वो व्यवहार करने का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के समायोजन का अभिव्यक्ति करता है। यानी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अगर ये सब गुण है तो वो व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक चीजें दिखती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना से आप क्या समझते हैं, जो कल्पनाएं होती हैं उससे आप क्या समझ सकते हैं। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने ये कल्पना किया कि मुझे कल इस चीज को पढ़ना है, पर तब से अचानक से ये बात याद आई कि मैंने पीछे भी इस चीज का निर्णय किया था कि मुझे इस चीज को पढ़ना है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी मैंने गलतियां कर दी कि जिससे मेरा काम हो नहीं पाया। तो इसलिए जो कल्पना होती है, इंसान ये कल्पना कर लेता है कि उस गलती को मुझे दोबारा से नहीं करना है, या उसको अनुभव लेता है, कुछ अच्छा काम भी किया होता है। तो जैसे मैंने ये काम किया था तो मेरा ये काम हो गया था, तो उस अनुभव को अपने जीवन में लेकर के आएगा और नई वस्तु का निर्माण करेगा, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई होप आपके पेपर में इस क्वेश्चन की आने की बहुत ही उम्मीद बनती है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि बालक तो छोटा होता है। बालक से आप जितने प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जितने प्रेम पूर्वक चीजों को सिखाएंगे, उतना ही अच्छा वो सीखने की कोशिश करेगा। इसके लिए बच्चे का पर्यावरण सुखद, शांत व स्वस्थ होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, जितना ही व्यवहारिक होगा, जितना ही प्रेम रूप होगा, उतना ही शैशवावस्था की जो शिक्षा होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बालक की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, और वो शांत हो जाता है, और चीजों को सीखने का अवसर प्रदान करता है, चीजों को सीखना चाहता है। क्योंकि जब एक टीचर, एक अध्यापक जब ऐसा होगा, सुखद होगा और व्यवहारिक होगा, प्रेम पूर्वक होगा, तो जो बालक होगा वो अच्छा अनुभव करेगा और वो चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? जो किशोरावस्था होता है उसका क्या तात्पर्य होता है भाई? किशोरावस्था मैंने आपसे बताया, तो इसमें तो 13 से 21 वर्ष दिखा रहा है। अगर आपके ऑप्शन में 13 से 21 है, नहीं तो आपके 13 से 16 वर्ष भी है, तो लगभग लगभग इतना हो जाते हैं, 16 17 वर्ष 18 वर्ष तक, सॉरी 18 वर्ष तक जो होता है वो हो जाता है किशोरावस्था में। तो क्या कर रहा है, किशोरावस्था वह समय है जब बालक परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। बालक क्या प्राप्त करने लगता है? परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। किशोरावस्था को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनमें किशोरावस्था की जो प्रवृत्ति होती है वो लड़कों से थोड़ा पहले जागृत हो जाती है, थोड़ा सा। वैसे भी लड़कियां जो होती हैं, वो लड़कियों का विकास लड़कों से कहीं ज्यादा तेजी के साथ होती है शारीरिक विकास में, ठीक। और भाई मानसिक विकास भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दो भागों में बांट कर देख सकता है। जो पूर्व प्रारंभिक किशोरावस्था होती है बालकों के लिए 14 से 17 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 13 से 16 वर्ष तक होती है। उत्तर किशोरावस्था जो होती है वो क्या होती है हमारी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, तर्क का क्या तात्पर्य है? जो तर्क होता है, देखो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कल्पना, अभी आया तर्क। तो तर्क से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है? तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है, और समस्या के समाधान के साथ ही रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्या कहना चाहता है? जो तर्क होता है वो एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रयोग हम लोग अपने समस्या के समाधान व्यवहार से करते हैं। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है। जैसे हमने ये तर्क किया कि हमारी ये समस्या है, अगर हमने इस तर्क से काम किया या इस लॉजिक से काम किया तो हमारी ये समस्याएं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हमारे समस्या का समाधान निकल करके आता है। तो इसी के जरिए रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास क्या है? इसको तो आप अपने से भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट। सामाजिक विकास क्या है? तो जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास अन्य लोगों के साथ बातचीत करने, संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने, साझा करने, सहयोग और एक समूह में रहने में बच्चों की क्षमता को दर्शाता है। देखो ये सामाजिक विकास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बालक अगर समाज के बीच में नहीं रहेगा, समूह में नहीं रहेगा, बच्चों के साथ नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस पर्यावरण से दूर हो जाता है जिसमें जिसमें कि उसका व्यक्तिगत सामाजिक विकास होने से छीड़ हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें उस समाज के सामाजिक मानदंडों का सीखना शामिल है जिसमें वह बड़ा हो रहा है। इसलिए समाज का एक उत्पादक सदस्य होने के लिए परिपक्व होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि उस बालक को इसी समाज में जीना है, इसी समाज में रहना है, तो समाज का मानदंड क्या है, समाज का मापक क्या है, किसके साथ कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इन सारी चीजों को वो तभी सीख सकता है जब वो समाज में जाएगा, जब वो समूह में रहेगा,
इसी को तो सामाजिक विकास कहते हैं। अगर सामाजिक विकास नहीं हुआ किसी व्यक्ति का तो वह एक पशु के समान होता है, किसी दार्शनिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। जो आवाज होता है उसमें जैसे भारीपन हो जाता है वो कौन सी अवस्था में आता है, तो वो किशोरावस्था में आता है। ये तो आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है, और अगर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया तो 1 नंबर का हो जाएगा। आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है, तो आवाज में भारीपन किशोरावस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है। जो बुद्धि परीक्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। बुद्धि परीक्षाओं के सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया। भाई बुद्धि परीक्षण नापने के लिए कई सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने कई सारी मतलब चीजों को बताया, कैसे बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा, कैसे क्या होगा। तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया, एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा हुआ और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षा हुआ। तो आपको ये जो हेडिंग है, हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति बुद्धि परीक्षा क्या होगी और सामूहिक बुद्धि परीक्षा क्या होगी, सामूहिक बुद्धि परीक्षा क्या होगी। तो जो व्यक्ति होगा वो आपको पता है कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा, यह परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती है। यानी कोई एक बालक है, उस बालक की जब परीक्षण किया जाएगा बुद्धि का, तो उसको अकेले में बैठा करके एक रहेगा वो, तभी उसकी परीक्षा ली जाएगी। तो आपको इस बात को याद रखना होगा, आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है कि वह कौन सा परीक्षा है या वह कौन सी बुद्धि परीक्षा है जो एक समय में एक ही व्यक्ति की ली जाती है। तो आपको क्या आंसर देना है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा। क्या देना है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की दूसरी हेडिंग है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। यह परीक्षा, अब समझ, सामूहिक मतलब वहां पे कई सारे बच्चे होंगे, जैसे कि प्रैक्टिकल ली जाती है ना, कई सारे बच्चों को आपस में बैठा करके, तो ऐसे ही यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था, अमेरिका में। आपसे ये पूछा जा सकता है वह कौन सा बुद्धि परीक्षण है जिसमें कई सारे बच्चों को या कई सारे व्यक्तियों को समूह में बैठा करके ली जाती है, तो आपको कहना क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। जो अमूर्त बुद्धि होती है उससे आप क्या समझते हैं, तो अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है, वह उनके उचित व्याख्या कर पाता है, और उनके क्या कर पाता है, उचित व्याख्या को कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है सफल कलाकार, पेंटर व गणितज्ञ होते हैं। और वो क्या होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। तो आपको क्या करना, जैसे अमूर्त बुद्धि का होती है, सुनो ना, मूर्त से अमूर्त की तरफ अभी आएगी, इसी टॉपिक में आएगा तो आपको अच्छे से हम बता देंगे कि मूर्त से अमूर्त क्या होता है। तो अमूर्त बुद्धि का वो तात्पर्य होता है जो मानसिक क्षमता के सहारे, किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता के सहारे शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों के चिन्हों से आसानी से समझा जाया जा सकता है कि इसके अंदर क्या काबिलियत है। ये अमूर्त मतलब उसके अंदर जो ये व्यक्ति होता है उसके अंदर अमूर्त बुद्धि अधिक होती है। सफल कलाकार, पेंटर व गणितज्ञ ऐसे बालक बन सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि इस छोटे से परिवार में, इस छोटी सी फैमिली में अगर आपका भी सहयोग मिल जाएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक पे मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।